गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको कराया था कि जीएसटीआर 3B हमने लाइव पोर्टल पे देखा था। जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं, R1 को बड़े अच्छे से समझा था। ठीक है। अब जो मैं अभी आज की क्लास है वो हमारी ना जीएसटी पेमेंट के ऊपर में। ठीक है। जो जीएसटी पेमेंट है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से मतलब कि आप किसी भी जीएसटी को बिना लॉगिन किए भी एक तो चालान की पेमेंट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, एक बार पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा है कि आप जब लॉगिन कर लोगे, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, तो डायरेक्टली उस लॉगिन आईडी को यूज करके आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद चालान को पेमेंट अरे करें। भाई, ठीक ठीक है, तो चलो हम पहले इसको कर देते हैं लॉगिन। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको अपने क्लाइंट का या किसी कंपनी का बिना यूजर आईडी पासवर्ड के आपको जीएसटी का चालान पे करना है, ठीक है, जीएसटी कैश लेजर में पेमेंट लेके जानी है ताकि अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी, कैश लेजर की जो लाइबिलिटी आती है उसको आप पे ऑफ कर सको। तो उसके लिए आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाओगे, सर्विसेज टैब के अंदर में आपको उन्होंने पेमेंट का ऑप्शन दिया। ठीक है। जहाँ पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। पहला आता है क्रिएट चालान, दूसरा आता है ट्रैक पेमेंट स्टेटस, और तीसरा आता है ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट PMT-07। यानी कि आपने कोई चालान पे किया और चालान पे होने के बाद आपके कैश लेजर में नहीं आया, बैंक अकाउंट से पैसे कट गए थे, तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट चालान। जब हम पे क्लिक करेंगे तो वहां पे हमसे दो चीजें पूछता है। ठीक है। पहले तो पूछेगा सबसे पहले कि अपना जीएसटी नंबर डालो। ठीक है, तो आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है, जिसमें जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में आप यहाँ पे चालान पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटी नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीजन फॉर चालान आएगा। ठीक है, रीजन फॉर चालान आएगा। रीजन फॉर चालान में दो रीजन होते हैं। पहला होता है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एंड दूसरा होता है एनी अदर पेमेंट। जो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न का मतलब होता है कि टू बी टैक्स पेयर जिन्होंने अपना रिटर्न क्यूआरएमपी स्कीम में सेलेक्ट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी R1 को आईएफएफ में फाइल करेंगे और क्वार्टरली 3B पे करेंगे, उनके ऊपर एक लाइबिलिटी आती है कि वो मंथली अपना जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, और इनपुट सेटलमेंट के बाद अगर उनकी कैश लेजर की लाइबिलिटी आती है तो उस कैश लेजर का एटलीस्ट 35% अमाउंट वो सेल्फ असेसमेंट चालान के रूप में जमा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक पेमेंट, और ये कब आएगा, किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने में। ठीक है। तो टू मेक द पेमेंट फॉर द फर्स्ट M1 यानी कि फर्स्ट मंथ एंड द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, प्लीज सिलेक्ट रीजन एज द मंथली पेमेंट फॉर द क्वार्टरली रिटर्न एंड द रिलेवेंट पीरियड फाइनेंशियल ईयर एंड द मंथ, एंड चूज वेदर टू पे थ्रू 35% और द सेल्फ असेसमेंट चालान। तो रूल है कि एटलीस्ट आपको 35% का जो लाइबिलिटी है, वो आउटपुट लाइबिलिटी है, वो एटलीस्ट आपको पे करनी है। अदरवाइज आप चाहो तो पूरा का पूरा चालान अमाउंट भी पे कर सकते हो जो भी आपने एसेस किया है अपनी लाइबिलिटी को। ठीक है। और जब हम अदर पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, यानी कि क्वार्टर थर्ड में जब जाते हैं, तो क्वार्टर थर्ड में तो हम पूरा क्या करते हैं, 3B फाइल करते हैं। तो वहां पे फिर हम अगर कोई कैश लेजर में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम एनी अदर में पेमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे कि हम एनी अदर पेमेंट में जा रहे हैं। ठीक है। हमें जो है वो पहले पहले दो क्वार्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। या अगर कोई आपका अगर कोई भी टैक्स पेयर अगर अपनी मंथली रिटर्न फाइल करता है, यानी कोई क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, तो वो चूज करेगा एनी अदर पेमेंट। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का मतलब समझ में आ गया। ये वाला ऑप्शन तब आप चूज करोगे जब आपको आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है और आप
क्वार्टर के पहले और दूसरे मंथ का टैक्स जो है वो आप चालान जमा करना चाहते हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी जमा करना चाहते हो, और वो या तो एटलीस्ट 35% ऑफ द आपकी लायबिलिटी का होगा, या फिर आप जो चालान आप जमा करना चाहते हो वो आप चालान जमा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उनके लिए जो मंथली पेमेंट, मंथली अपने रिटर्न फाइल करते हैं, वो ये वाले चूज करेंगे, या फिर क्वार्टर जो क्यूआरएनटी स्कीम में आपने अगर ऑप्शन आपने ले रखा है ऑप्शन, तो क्यूआरएनटी स्कीम की और थर्ड क्वार्टर की, यानी कि जो हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उस समय जो पेमेंट करते हैं, वो हम फिर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले 2 मंथ में की पेमेंट करना चाहते हैं किसी क्वार्टर की, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है क्यूआरएमपी स्कीम वाले को, उसको आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। तो सपोज करो मैं फाइनेंशियल ईयर 26 सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से अपना टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि अभी अप्रैल का चल रहा है, अप्रैल का की लायबिलिटी मई में असेस करते हैं, तो अप्रैल के यहाँ पे इसलिए पीरियड यहाँ पे अप्रैल आ रहा है, मई नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे जो भी आपका आता है 24-25 यानी कि जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे और पीरियड सिलेक्ट करना है कि किस पीरियड के लिए कर रहे हो। अब यहाँ पे 35% ऑफ जो चलान अमाउंट है या आपका चलान फॉर द सेल्फ असेसमेंट है, या दोनों केस में यहाँ पे आपका ये आगे वाले पेज पे वो ब्लैंक लेके जाएगा, कोई प्रीफिल्ड अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 35% ऑफ द चलान का मतलब होता है कि इस केस में एज पर द लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्ट मंथ इफ द पेमेंट इज मेड बाय द 25th of the next month or extended due date। ठीक है, और चलान फॉर नेक्स्ट पेमेंट मतलब इंटरेस्ट में भी लेविड एज पर द लॉ इन केस ऑफ द पेमेंट मेड थ्रू अदर देन 35% चलान। तो रूल क्या कहता है कि आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है कैश लेजर के थ्रू पे करने की, उसका एटलीस्ट आपको 35% अमाउंट जमा कराना है। अगर उससे कम जमा कराओगे तो पार्ट ऑफ द पेमेंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज या तो पूरा जमा करा दो या एटलीस्ट 35% जमा कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आप पूरा जमा करा रहे हो या एटलीस्ट 35% जमा करा रहे हो। 35% से ऊपर जमा करा रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, 35% से नीचे जमा करा रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको पहले बताता हूँ। सपोज करो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है, जो बन रही है वो सीजीएसटी हेड में। ठीक है, और ये कौन सी बन रही है, कैश लेजर, यानी कि मेरा इनपुट आउटपुट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो सीजीएसटी हेड में बन रही है मान लो मेरी 2000 रुपए की। ठीक है, और एसजीएसटी हेड में बन रही है मान लो मेरी 1000 रुपए। ठीक है, और मान लो आईजीएसटी हेड में भी बन रही है, ठीक है, 5000 रुपए। ठीक है, तो टोटल मेरा टैक्स कितना बनता है, तो टोटल मेरी टैक्स बन रही है 5 2 7 1 8,000 रुपए। तो 5 2 7 1 8,000 रुपए, और ये मंथ कौन सा है, मान लो ये अप्रैल का मंथ। ठीक है, लायबिलिटी फॉर मंथ अप्रैल 2025। ठीक है, अब टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी है, 8,000। ये कौन सी लायबिलिटी है, कैश लेजर से पे करने की लायबिलिटी, यानी कि मैंने अपना आउटपुट जो लायबिलिटी था, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसको इनपुट टैक्स से माइनस कर दिया। इनपुट टैक्स के बाद जो मेरी बैलेंस लायबिलिटी बची है वो मुझे अभी इसको कैश लेजर से पे करने की जरूरत है। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और कैश लेजर। ठीक है, ठीक है, अब इस 8,000 रुपए का जब मैं क्या करूंगा, या तो एटलीस्ट 35%, तो या तो मैं 35% एटलीस्ट अमाउंट 35% ऑफ इसका 8,000 ये मैं एटलीस्ट जमा कराऊंगा। ठीक है, कितना आएगा जी बताओ, 8 तिरका 24, 2400 प्लस 8 का 4%, 400, 2,800 रुपए की लायबिलिटी मेरे को कम से कम यहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो 2,800 मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं ईच हेड में लायबिलिटी 2,800 की, तो यहाँ भी क्या करूंगा, इसका मैं 35% निकालूंगा। ठीक है, हर एक हेड का आपको निकालना है। ठीक है, तो 2,000 का आपको निकालोगे, फिर इसका 35% निकालोगे, यानी कि ईच हेड की जो भी इंडिविजुअल लायबिलिटी है इसका 35% आप मिनिमम निकालोगे। ठीक है, जो कि आपके टोटल लायबिलिटी का बैठेगा। तो 2,000 का 35% कितना हो गया, 700। ठीक है, यहाँ 700 रुपए इसकी लायबिलिटी आएगी। 1,000 का 35% कितना हो गया, ये 350 इसकी लायबिलिटी आएगी। और 5,000 का 35% कितना हो गया बताओ, 1750। ठीक है, 1750, 1750 ही आएगा ना, हाँ जी बोलो ना।
5,000 का 35%, ठीक है, ये आएगा 1750, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटी मेरी कितनी होगी, 1750 प्लस 350 प्लस 700, ठीक है, ये बन गया मेरा टोटल 28, ठीक है। तो ये मुझे एटलीस्ट अप्रैल के मंथ में एटलीस्ट इतना तो जमा कराना ही है, 2800 रुपए। या फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 8,000 रुपए, या तो मैं ये पे करूंगा एटलीस्ट 2800 रुपए, या फिर और, ठीक है, टोटल 8,000 पे करूंगा और 2800 और मोर, मैं इतना मुझे एटलीस्ट पे करना पड़ेगा, या तो 2800 और मोर पे करूंगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, या फिर मेरे को पूरा पे करा सकता हूँ, या मिनिमम मुझे इतना पेमेंट करना है। क्लियर है। तो ये जो आपको पेमेंट सिलेक्ट करनी है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब ये वाला पेमेंट ये करते हो, और ये किसके लिए, क्यूआरएमपी स्कीम के लिए, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि पहले क्वार्टर के 2 मंथ पहले, मतलब क्वार्टर के पहले 2 मंथ में आप अपनी लाइबिलिटी को इस तरह से कैश लेजर की लाइबिलिटी को एसेस करो, और कैश लेजर की जो भी लाइबिलिटी आती है उसके उस हेड में एटलीस्ट 35% अमाउंट हमें दे देना। अदरवाइज अगर 35% से नीचे दोगे तो मैं आप पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहो तो 2800 या 35% से ऊपर जो भी मर्जी हो पे करना चाहो तो पे कर सकते हो, या पूरा का पूरा चालान जमा करा दो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, और इसका पेमेंट बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि जब बड़ी पेमेंट होती है कैश लेजर के थ्रू, जहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख की पेमेंट की बात आ रही है, ये तो वो छोटा सा अमाउंट है। यहाँ पे जैसे मान लो किसी की पेमेंट है 2 लाख की कैश लेजर में, ठीक है, अप्रैल की लाइबिलिटी जो एसेस हुई है, ठीक है, वो 2 लाख रुपए की थी, और आपने नहीं जमा कराया चालान, ठीक है, आपने चालान या तो जमा नहीं कराया, या आपने 35% से नीचे जमा करा दिया, 10% जमा करा दिया, तो उस केस में जो आपका बैलेंस अमाउंट है ना, उसके ऊपर आपका 1.5% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेट होता है डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 लाख के ऊपर मान लो आपने पूरे 2 लाख नहीं जमा कराया, तो 2 लाख का 1.5% यानी कि 3,000 का इंटरेस्ट लगता है आपको 1 महीने में। अगर 1 महीने डिले कर दिया तो 3,000 लगेगा। अप्रैल की जो पेमेंट थी वो मई में कर दी थी, मई 25 तक, आपने वो मई 25 तक भी नहीं करा, जून 25 तक भी नहीं करा, आप जुलाई में जाकर 24 तारीख या 25 तारीख को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट 3 महीने का लग जाएगा, ठीक है, 2 महीने का, सॉरी, जो 25 मई की डेट थी नहीं करा तो 26 मई से कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो हफ्ते जुलाई तक चलेगा। 2 महीने का 3% के रेट से, यानी कि आपको लगभग 6,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 लाख की लाइबिलिटी में। तो इसको आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है कि वारंटी स्कीम का मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटी 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करते हैं, ठीक है, लेकिन जो टैक्स की लाइबिलिटी है कैश लेजर से, वो आपको अपनी मंथली सेटल करनी है, एटलीस्ट 35% अमाउंट आपको सेटल करना होता है, ठीक है। अब आपको ये जब ये आप पेमेंट के लिए जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज को आपने चूज कर लिया, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चलो जी ये अमाउंट उसको पे करना था, ठीक है, कितना पे करना है, 2800 रुपए, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ रीजन अप्रैल, और 35% ऑफ द चालान का अमाउंट चूज करता हूँ कि मैं 35% ही पे कर रहा हूँ, और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यू आर फाइलिंग प्रेफरेंसेज मंथली, अभी मेरी मंथली है, ठीक है, फॉर द करंट पीरियड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जनरेट 35%, डू यू वांट टू कनेक्ट विद द रीजन एनी अदर पेमेंट। देखो ये इसलिए आया क्योंकि मेरा जो है वो है मंथली मोड का, ठीक है, ये मेरा ही जीएसटी नंबर है, तो ये मंथली मोड का है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो प्रेफरेंस है आपने मंथली मोड रखा है, तो आप इसको नहीं कर सकते, 35% का ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, और ये Q1 स्कीम आप पे नहीं एप्लीकेबल है। तो आप क्या करो, आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप किस में जाओगे, विद एनी अदर रीजन, ठीक है, यानी कि सेकंड वाले में आप जाओगे कि आपने जो पेमेंट करना है वो मंथली नहीं करना है, ठीक है, वो आप Q1 में नहीं जा रहे, आप सीधा एनी अदर रीजन में जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी नो करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक आईडी लॉगिन करके, देखो मान लो ये जीएसटी नंबर, ये जीएसटी नंबर की जो रिटर्न स्कीम सिलेक्टेड है वो क्या सिलेक्टेड है, हमारी क्वार्टरली, ठीक है, हम क्वार्टरली करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट में गया, क्रिएट चालान, जीएसटी नंबर डाला, प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली जा रहे हैं वापस से, ठीक है, और यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करते थे 35%, प्रोसीड,
ठीक है, अब देखो ये चालान खुल जाएगा। जैसे हम उसको आगे प्रोसीड करोगे ना, प्रोसीड करते ही आपके पास ये दिख जाएगा कि आपने लास्ट मंथ क्या चालान पे किया है। ठीक है, तो लास्ट मंथ यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेड इन जीएसटी एट 3B। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स इतना अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे चालान अमाउंट जो आ रहा है अप्रैल का, वो आ रहा है ये। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप प्रीवियस जो आपका प्रीवियस मंथ का है, प्रीवियस क्वार्टर में जो आपने पे किया होगा, उसका यहाँ पे वो एक चालान अमाउंट 28,000 रुपए का आईजीएसटी का, ये इसका 35% बनता है। ठीक है, कितना बनता है? एक तो हमारे पास ये रहती है कि हम इसका पे करें या फिर अपना खुद का पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 28,619 जो आपका आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 28,618 रुपए देखो आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं जनरेट चालान करूंगा ना, तो यहाँ पे ये ऐसे देगा। ठीक है, देखो ये ऐसे आ रहा है, यानी कि जो लास्ट मंथ का मेरा पेमेंट लाइबिलिटी है उसके बेसिस पे जहाँ पे वो चालान जनरेट करता है 35%, कि आपके लास्ट मंथ की जो प्रीवियस मंथ का जो क्वार्टरली रिटर्न था ना, उसके बेसिस पे आपको 35% आ रहा है। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी एडिट, यहाँ पे जब भी ये चालान इस तरह से आएगा, तो आपको करंट मंथ में काम करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्विस पे चले जाना। ठीक है, वापस से पेमेंट विंडो में जाना। ठीक है, और क्रिएट चालान पे क्लिक करके, ठीक है, यानी कि प्रीवियस मंथ की जो लाइबिलिटी है उसके बेसिस पे मैं 35% एजम्पशन बेसिस पे डाल रहा हूँ। बट मुझे करंट मंथ की लाइबिलिटी भी पे करनी है वन क्वार्टर में। ठीक है, तो वापस मैं जीएसटी नंबर डाल के मैं यहाँ पे 210,269, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं एनी अदर में पेमेंट पे चला जाता हूँ और प्रोसीड पे जाके अब यहाँ पे जो मेरी मिनिमम 35% की लाइबिलिटी है वो यहाँ पे पे कर दूंगा। ठीक है, जो मेरी लाइबिलिटी है 35% की, जो मेरी अप्रैल की लाइबिलिटी है, अप्रैल की जो लाइबिलिटी है वो मैं यहाँ पे 35% एटलीस्ट यहाँ पे पे कर दूंगा। ठीक है, यानी कि फिल करूंगा। तो मैं इस तरह से फिल करूंगा कि मेरा सीजीएसटी में कितना बन रहा है 700। ठीक है, एसजीएसटी में कितना बन रहा है तो मेरा 350। ठीक है, और इसमें कितना बन रहा है मेरा, ठीक है, आईजीएसटी में 1750। ठीक है, ये करके मैं यहाँ से अपने ऑप्शन चूज कर लूंगा और ऑप्शन चूज करके चालान जनरेट कर दूंगा। तो ये तो मैं आपको भी मोड ऑफ पेमेंट समझा रहा था कि जब किस तरह से आपको पूछेगा। ठीक है, एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि जो मेरी प्रीवियस क्वार्टरली, जो प्रीवियस रिटर्न जो भी मैंने क्वार्टरली फाइल किया उसके बेसिस पे 35% ले लेगा। अदरवाइज मैं अपनी खुद की पेमेंट भी डायरेक्टली कैलकुलेट करके एनी अदर पेमेंट में करके एटलीस्ट 35% जमा करा दूंगा ताकि मेरे को इंटरेस्ट न लगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो चालान एक ओपन करता हूँ। ठीक है, और चालान के हेड समझाता हूँ कि चालान के हेड कौन से हैं। पेमेंट तो बहुत सिंपल है, पेमेंट तो हम सीख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इधर पेमेंट में जा रहे हैं। देखो टोटल हमारे पास ना चालान के लिए, ठीक है, जो कैश लेजर है, बेसिकली ये सारे लेजर्स हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे लेजर्स हैं कैश लेजर्स के अंदर, वो उनके अलग अलग हेड है, इसको बोलते हैं मेजर हेड। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, मेजर हेड है। सीजीएसटी मेजर हेड है, आईजीएसटी मेजर हेड है, सेस मेरा मेजर हेड है, और दिल्ली एसजीएसटी मेरा मेजर हेड है। ये सब क्या है, हमारे मेजर हेड है। और इन मेजर हेड्स के ये सारे क्या है, हमारे माइनर हेड्स है। ठीक है, सीजीएसटी का टैक्स हेड, सीजीएसटी का इंटरेस्ट हेड, सीजीएसटी का पेनल्टी हेड, सीजीएसटी का फीस हेड, सीजीएसटी का अदर हेड। ठीक है, उसी तरह से आईजीएसटी का टैक्स हेड, आईजीएसटी का इंटरेस्ट हेड, आईजीएसटी के पेनल्टी हेड, आईजीएसटी की फीस हेड और आईजीएसटी के अदर हेड। एक एक ईच मेजर हेड्स के आपके टोटल 5 माइनर हेड्स हमें दिए हैं। ठीक है, और जीएसटी कैश लेजर में क्या होता है, जिस हेड में, जिस मेजर हेड के माइनर हेड में आपका अमाउंट पड़ा होगा, आप उसी हेड में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सपोज करो मेरी लायबिलिटी सीजीएसटी के इंटरेस्ट हेड की है और मेरे पास जो कैश लेजर में पैसे पड़ा है वो सीजीएसटी के टैक्स हेड में पड़ा है, तो मैं ये पैसा सीजीएसटी के इंटरेस्ट हेड को पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे यूटिलाइजेशन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, टैक्स हेड से इंटरेस्ट हेड में पैसा वापस लेके ट्रांसफर करना पड़ेगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है, और फिर वहां से मेरा ये सेटल होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जीएसटी जब मेरे को दिया गया तो जीएसटी को देने के साथ ही जीएसटी ने मुझे टोटल कितने अकाउंट्स दे दिए कैश लेजर के, 1 2 3 4, 4 के 5, यानी कि 20 टोटल अकाउंट्स है मेरे पास। एक अकाउंट्स का पैसा, अगर आपको कोई भी पैसा किसी भी अकाउंट से पे करना है, ठीक है, यानी कि सीजीएसटी का पैसा अगर टैक्स सीजीएसटी का टैक्स अकाउंट से पे करना है और पैसा मेरे पास एसजीएसटी में पड़ा हुआ है, यानी कि उसके दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो पहले मुझे उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वहां से मेरी अपनी लायबिलिटी में पे ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है,
तो टोटल ये आपके हेड होते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया, ये सब क्या है आपके मेजर हेड है और ये सब क्या है आपके माइनर हेड है, ठीक है। एक किसी भी हेड का पैसा दूसरे हेड के पैसे से डायरेक्टली सेटल नहीं हो सकता, आपको पहले उस हेड के पैसे में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्म दिया मिनिस्ट्री ने हमें, ठीक है, और उस फॉर्म्स के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। जब उस ट्रांसफर करने के बाद उस हेड में पैसा आ जाएगा, तभी उस हेड की लायबिलिटी को आप सेट ऑफ कर सकते हो या पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब जो मोड ऑफ पेमेंट मेरे को गवर्नमेंट ने दिए हैं वो टोटल 3 मोड ऑफ पेमेंट दिए, ठीक है। पहला मोड ऑफ पेमेंट होता है ई पेमेंट का, ठीक है। यहाँ पे ई पेमेंट में क्या होता है कि आप अपनी ई पेमेंट्स के थ्रू, यानी कि जैसे यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू, इन तीनों पेमेंट मोड के थ्रू आप अपने जीएसटी का चालान पे कर सकते हो, ठीक है। आप अपने जीएसटी का चालान पे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है कि अगर आपकी टोटल जीएसटी की लायबिलिटी यानी कि ये चालान अमाउंट है अगर वो 10,000 से नीचे है, ठीक है, तो आप किसी भी बैंक में, ये जो बैंक है इन बैंक में किसी भी बैंक में जो आपके नियरेस्ट पड़ता है उन बैंक में आप विजिट कर सकते हो और चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कैश, इन तीनों मोड में से किसी भी मोड के थ्रू आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपने ब्रांच में जाना है, ठीक है, या अपने बैंक में जाना है, आप नियरेस्ट किसी भी बैंक पहुंच जाओ चालान लेकर और कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप ये अमाउंट चालान पे कर सकते हो। लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, जो है वो है सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 रुपए। तीसरा है नेफ्ट और आरटीजीएस, यानी कि जिस भी बैंक में आपका अपना अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उस बैंक में चालान अलॉन्ग विथ एक चेक दोगे, चालान दोगे और साथ में उतने अमाउंट का चेक दोगे। आपका बैंक उस चेक को डेबिट करेगा आपके अकाउंट से और जीएसटी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है, यानी कि जीएसटी का जो भी चालान अमाउंट आपने दिया भर के वो अमाउंट क्रेडिट कर देगा, ठीक है। अब ये तीनों चालान देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते सबसे पहले। ये सारा समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि मुझे किसी भी पेमेंट, किसी भी हेड में कोई भी पैसा डिपॉजिट करना है चालान कैश लेजर के थ्रू और मेरे पास अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं डायरेक्टली कैसे पे करूंगा। तो मैं सर्विसेज टैब में चला जाता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज टैब के अंदर मेरे पास ऑप्शन आता है, मैं वापस से इसको खोलना पड़ेगा तो कभी कभी गायब हो जाता है। सर्विसेज टैब में गया, पेमेंट के अंदर क्रिएट चालान, ठीक है। तो क्रिएट चालान पे बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से जीएसटी नंबर कॉपी करो, जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करो जिस भी जीएसटी नंबर की अगेंस्ट पेमेंट करना चाहते हो और उसके बाद कैप्चा डालो। कैप्चा डालने के बाद रीजन फॉर चालान अभी मैंने समझाया, रीजन फॉर चालान सिलेक्ट कर लो और अब ये आपका चालान के हेड्स खुल गए। अब यहाँ पे आपको अपने हेड्स में पेमेंट करना। सपोज दैट मुझे मान लो दिल्ली सीजीएसटी के अंदर में, सीजीएसटी में मुझे 10 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है। अभी मैं सीजीएसटी के अंदर 10 रुपए की पेमेंट करता हूँ, मैं आपको तीनों मोड समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैक्स, सीजीएसटी के टैक्स हेड में मुझे 10 रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहाँ जाता हूँ ई पेमेंट मोड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आप यहाँ पे टैक्स डिटेल भरोगे, ठीक है। 10 रुपए मुझे सीजीएसटी में डालना है और एसजीएसटी के मान लो यहाँ पे एसजीएसटी के, ठीक है, फीस हेड में, इस फीस हेड में, इसमें इस फीस हेड बेसिकली ये जो फीस हेड होती है वो सिर्फ लेट फीस के लिए होती है और लेट फीस सिर्फ आपके सीजीएसटी में पे होता है और आपके एसजीएसटी में पे होता है। आईजीएसटी और सेस में कोई लेट फीस पे नहीं होती है। तो मैं लेट फीस जो है वो मान लो 20 रुपए इसके अंदर और 20 रुपए में इसके अंदर, यानी कि जब भी मैं रिटर्न डिले करूंगा फाइलिंग में तो मुझे ये लेट फीस लगेगी। तो मैंने लेट फीस 20 रुपए इसमें डाल दिया और 20 रुपए इसमें डाल दिया क्योंकि दोनों में बराबर बराबर लगती है और 10 रुपए मैंने टैक्स हेड में डाला। अब ये डालने के बाद टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आ गया, टोटल चालान अमाउंट 50 रुपीज और ये ₹50 ओनली। अब मैं मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ ई पेमेंट। ई पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे जनरेट चालान पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब जैसे जनरेट चालान पे क्लिक करोगे आपसे बोलेगा दोबारा से जीएसटी नंबर डालो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, आपको पूरा जीएसटी नंबर डालना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे, आपका चालान जनरेट हो जाएगा। आगे चालान सक्सेसफुली जनरेटेड। अब चालान में क्या क्या डिटेल होती है, इसे बोलते हैं सीपीआई, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ये सीपीआई नंबर है। बैंक इसी से आपके
अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करता है। ठीक है, अगर बैंक आपका आरटीजीएस वगैरह कराओगे तो यही मेन होता है, इसी से आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। चलान जनरेशन डेट 7/5/2025 21:19 अभी का टाइम आ रहा है पेमेंट का, चलान इतने बजे जनरेट हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मेरे पास क्या और क्या क्या डिटेल है। चलान एक्सपायरी डेट है 22/5/2025 की, इस डेट तक मुझे चलान पे कर देना है। जीएसटी नंबर जो यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, इसके लिए आप पे कर रहे हो, इसकी ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि लीगल पर्सन का नाम आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है गौरव कुमार, और ये एड्रेस आ रहा है। ठीक है, रीजन फॉर पेमेंट एनी अदर चलान एनी अदर पेमेंट आ रहा है, और ये मेरे को लॉक होके आ रहा है कि सीजीएसटी के टैक्स सेट में 10 रुपए जमा करा रहे हैं और लेट फी सेट में 20 रुपए जमा करा रहे हैं। टोटल जमा चलान कितना अमाउंट हो गया, 50 रुपए। अब यहाँ पे चूंकि मैंने ई पेमेंट मोड सिलेक्ट किया था तो मेरे पास सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट इतने सारे आ रहे हैं। पहला आ रहा है प्रेफर्ड बैंक, ठीक है, दूसरा है नेट बैंकिंग, तीसरा है भीम यूपीआईपी, और फोर्थ है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इनमें से प्रेफर्ड बैंक का मतलब होता है जब आप एक बार कोई भी मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको प्रेफर्ड बैंक में दिखाएगा कि आप ये जनरली इस बैंक से पे करते रहते हो, तब डायरेक्टली इसी में जाके उसको चूज कर लो। ठीक है, अदरवाइज ये 3 पेमेंट ऑप्शन है। पहला है नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग चूज करोगे तो यहाँ पे आपको कहेगा कि ये सिर्फ बैंक में अगर आपके अकाउंट है, इन बैंक में अगर आपके अकाउंट है तो और आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, ठीक है, तब आप अपने बैंक को चूज करो। ठीक है, यानी कि सारे बैंक लिस्टेड नहीं है। कितने बैंक लिस्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 32 बैंक लिस्टेड है। इस सारे बैंक, इन बैंक में से किसी में भी आपका अकाउंट है तो आप क्या करो, उस बैंक को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मेरा मान लो आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है तो यहाँ सिलेक्ट करो और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे चेक करो और मेक पेमेंट पे क्लिक करो। हम आपको क्या करेंगे, आपके बैंक पोर्टल पे लॉगिन लेके चले जाएंगे, वहां आप यूजर आईडी पासवर्ड डालना और चलान को पे करना। दूसरा ऑप्शन देते हैं भीम यूपीआईपी, यानी कि भीम यूपीआईपी में क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट उसमें हो। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लो, यानी कि ये सब क्या है, आपकी यूपीआई पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है। सपोज करो मैंने एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आई एग्री पे किया और यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो मैं एचडीएफसी के पेमेंट गेटवे पे चला जाऊंगा। तीनों पेमेंट में मोड में आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और तीसरा आता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। यहाँ भी आप कोई भी इसमें से कोई भी पेमेंट गेटवे, ये बेसिकली पेमेंट गेटवे पोर्टल्स है। ठीक है, आईसीआईसी, केनरा बैंक, एक्सिस, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड, सपोज उसको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, या डेबिट कार्ड है, और आप इसमें से कोई यहाँ पे इसलिए तो आ नहीं रहा, तो आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हो और वहां पे अपनी कार्ड डिटेल डालोगे और सीवीवी और ओटीपी डाल के अपनी पेमेंट प्रोसेस कर लोगे। सबसे पहले नेट बैंकिंग से शुरू करते हैं। नेट बैंकिंग में मैंने बोला आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, मैंने इसको फिरा और मेक क्रेडिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मेक पेमेंट पे, तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, अब जो बैंक मैंने सेलेक्ट किया था आईसीआईसी बैंक, उस पर लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो आईसीआईसी में लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर आ रहा है, सीपीआई नंबर आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है 50 रुपए और किस किस हेड में पे कर रहा है। अब यहाँ पे अपना आप क्या करो, अपना बैंकिंग चूज करो, जो भी आपका बैंक अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपको यूज करना है, डिटेल या कॉर्पोरेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए और फिर इसको पे कीजिए। अब यहाँ पे आपको मैं ये पूरा पेमेंट में प्रोसेस भी करूंगा बट दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीजन से, मैं भी पॉज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपना बैंक लॉगिन करूंगा। मैंने अपना बैंक लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ओटीपी आया बैंक से, मैंने बैंक का ओटीपी डाल दिया और इसे सबमिट कर दिया। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। चलान, इसका पेमेंट एडवाइस भी जनरेट होता है तो मेरे को पेमेंट एडवाइस भी जनरेट हो गया। ठीक है, और ये थोड़ी देर बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू रिटर्न टू गवर्नमेंट साइट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा पेमेंट समरी। ठीक है, ये तो एडवाइस है, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये पेमेंट इज सक्सेसफुली टैक्स रेमिटेंस ऑफ द 50 वाया बैंक ट्रांजेक्शन आईडी दिस। अब व्यू रिसिप्ट में पे क्लिक करूंगा तो मेरे को चलान की रिसिप्ट मिल जाएगी। मैं सारे चलान की रिसिप्ट सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसीट, सीपीआई नंबर दिस, डिपॉजिट डेट दिस, ये सारा डिटेल आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरे को क्या मिल गया, सीपीआई नंबर और साथ में ये सिन नंबर मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस बैंक से पे हुआ, आईसीआईसी बैंक से, और इसका बीआईआर नंबर ये है। अब ये मैंने चलान को डाउनलोड कर दिया कि ये चलान मैंने पे कर दिया जी। ठीक है, और यहाँ पे चलान रिसीप्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं हम, तो आपको इस तरह से दिखेगा।
इस तरह का चलान आ गया। तो अगर आपके पास कोई बंदा ये भी कहता है कि मैंने चलान पे कर दिया है आपको, आप उसको वेरीफाई भी करना चाहते हो चलान को, तो आप चलान कैसे वेरीफाई करोगे उसको देख लेते हैं। यानी कि हम जो मेरे पास तीसरा, इसको हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज ऑप्शन देखते हैं कि मेरे पास जब जीएसटी की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और यहाँ मुझे कोई बोलता है कि मैंने आपका चलान पे कर दिया, ये लो जी आपका चलान, मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? मैं इस पोर्टल पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्विसेज पोर्टल, उसको बंद कर देते हैं। सर्विसेज पोर्टल पे गए, पेमेंट, और यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करूंगा। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, इंटर जीएसटीआई नंबर और आईडी। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर, इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट मैंने पे किया था, तो जीएसटी नंबर डाल दूंगा। और यहाँ पे कह रहा है सीपीएन डालो। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीएन मैंने डाउनलोड किया और इसका सीपीएन नंबर ये है, फर्स्ट वाला सीपीएन नंबर है, ये सीपीएन है। ठीक है, सीपीएन डाला और यहाँ पे अपना चलान वेरीफाई कराया और इसका ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है योर स्टेटस, योर पेमेंट स्टेटस इज पेड, यानी कि ये चलान बिल्कुल वेरीफाइड है, जो चलान हमें दिया गया है वो पेड है। लेकिन मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि जो अमाउंट वगैरह है वो मेरे चलान, दिए गए चलान से मैच करते ही नहीं करते। तो यहाँ पे मैं व्यू रिसिप्ट पे वापस क्लिक करूंगा और व्यू रिसिप्ट पे वापस क्लिक करता हूँ, तो मुझे चलान की प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, पूरी डिटेल कि किस हैंड में टैक्स पे हुआ और कितना पे हुआ है। तो ये बता रहा है कि ये चलान जो पे हुआ है वो 50 रुपए का पे हुआ है, और मैं इसको वापस से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी चलान को वापस से डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके स्टेटस को वेरीफाई भी कर सकते हो। वो किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि कंप्यूटर सिस्टम में एडिट वेडिट करके बस आपको दे दिया और चलान पे ही नहीं। ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर डिटेल वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चलान की पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेरी है आप लोग को तो पूछ लो। हाँ जी, कोई क्वेरी है आप लोग को? नो सर। नो सर। तो आप लोगों ने भी सीखा कि कोई भी किसी भी जीएसटी के अगेंस्ट में बिना लॉगिन किए हुए मैं कोई भी चलान पे कर सकता हूँ, कैसे पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम वापस से लॉगिन कर लेते हैं। चलो डायरेक्टली लॉगिन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लॉगिन में मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो किसी को अगर चलान की प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्टली जीएसटी नंबर के अगेंस्ट भी वो वहां तक जा सकता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे तक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद अगर कोई चलान पे करना है तो सर्विसेज टैब में जाओगे और यहाँ पे पेमेंट टैब में यहाँ पे देखो क्रिएट चलान आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी चलान हमने पे किया है 50 रुपए का, वो हम चलान हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। तो चलान हिस्ट्री में गया मैं, चलान हिस्ट्री में मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये पेमेंट मैंने करी है 7/5/2025 को, ये लॉगिन है क्योंकि लॉगिन करके यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि 50 रुपए की पेमेंट हुई है, इस ये डेट है, और ये स्टेटस क्या है इसका, पेड स्टेटस है। और यहाँ से मैं सीपीआर को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओपन कर सकता हूँ और इसका चलान डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी पेमेंट मैंने बिना लॉगिन के किया वो पेमेंट मेरी अब किस में आ रही है, चलान हिस्ट्री में आ रही है। मैं अपना कैश लेजर चेक करता हूँ, तो मैं लेजर में जाऊंगा, लेजर में जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आता है, कैश लेजर में क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को दिखाता है कि टोटल बैलेंस मेरे पास कितना है, 50 रुपए का है, और किस हेड में है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को समरी खुल जाती है। तो किस हेड में है, तो ये सीजीएसटी के टैक्स हेड में 10 रुपए है, फीस हेड में 20 रुपए है, और एसजीएसटी के फीस हेड में 20 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा चलान एक पे करते, किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू, फटाफट करते। ठीक है, एनी अदर मोड, प्रोसीड। ठीक है, अब सपोज करो मुझे आईजीएसटी हेड में 20 रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, 20 रुपए डाला, ई पेमेंट मोड चूज करा। ठीक है, जनरेट चलान किया। ठीक है, और यहाँ पे भीम यूपीआईपी सेलेक्ट कर लिया। भीम यूपीआईपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। मेरा एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं भीम यूपीआईपी के थ्रू पे करूंगा। अब यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप किसी सामने वाले को भेजना चाहते हो, ठीक है, देखो जी आपके मैसेज भी आएगा, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर आपको टर्म एंड कंडीशन पे करनी है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो और प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब ये पे पेमेंट गेटवे पे हम आ गए। अब यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली क्लाइंट को बोल सकते हो कि भैया तुम डायरेक्टली चलान पे करो। ठीक है, हमें मत भेजो हमारे अकाउंट में। ठीक है,
आप उनसे उनकी यूपीआई आईडी ले लो, ठीक है, आप उनसे उनकी यूपीआई आईडी ले लो और यूपीआई आईडी को यहाँ एंटर कर दो, ठीक है, और उनको बोलो कि आपके मोबाइल पे अपनी यूपीआई आईडी दे दीजिए, मैं आपको चलान का भेज देता हूँ, आप वहां से टैप करके उसको पे कर दीजिएगा। तो मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया और मेक पेमेंट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है, देखो पेटीएम पे आ गया कि 20 रुपए का चलान आपको पे करने के लिए आया है। पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आपके पास 20 रुपए का पेमेंट के लिए आया है, ऊपर लिखा रहेगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे अपना बंदा पर्सन अपना बैंक सिलेक्ट करेगा और पे सिक्योरली करके अपना यूपीआई पिन डाल के, ठीक है, और उसको पे कर देगा, ठीक है, और ये सारे काम उसको 4 मिनट में कर दे। ये पे हुआ, जैसे ये पे हुआ आप उनके अकाउंट से पैसे कट गए और यहाँ पे आपका चलान आगे, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, टैक्स रेमिटेंस ऑफ 20 वाया दिस इज आईडी इज कंप्लीटेड, व्यू रिसीट, आप व्यू रिसीट करोगे आपका चलान जनरेट हो जाएगा। यानी कि एक तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कराओ, दूसरा आप क्लाइंट से डायरेक्टली क्या ले लो, उनका यूपीआई आईडी, और डायरेक्टली उनको भेज दो कि भैया आपके चलान को डाल रहे हैं यहाँ से, आप उसको एक्सेप्ट करके पे कर देना, ठीक है। तो डायरेक्टली यूपीआई से आप इस तरह से पे करा सकते हो। तीसरा प्रोसेस हमारे पास है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, तो भी फटाफट देख लेते हैं। वापस से जाते हैं एनी अदर पेमेंट में, यहाँ पे डाल देते हैं आईजीएसटी ऐड में ही सपोज करो 30 रुपए की, ई पेमेंट पे क्लिक किया, जनरेट चलान, और यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अब ये नहीं, इनमें से कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक्सिस सेलेक्ट कर लो सपोज करो, मेक पेमेंट। अभी एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस ये जाएगा जीएसटी फुल पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे वो आप कंडीशन सिलेक्ट करो, हर बैंक का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है, और पेमेंट थ्रू रेजर पे, इन्होंने रेजर पे को इंटीग्रेट कर रखा है अपने साथ में, ठीक है। तो हर बैंक का अपना अपना, एचडीएफसी का अलग करोगे तो उसका अलग प्रोसेस आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको टर्म एंड कंडीशन सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है, और आप इनके पेमेंट गेटवे पे पोर्टल पे पहुंच जाओगे, वहां पे अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करो, ठीक है, और ओटीपी सीवीवी डाल के ओटीपी डालो और पेमेंट कर दो। यहाँ पे रेजर पे ले गए, ठीक है। अब रेजर पे का इन्होंने पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, ठीक है, बट अभी आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पे यूजिंग कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आ जाएगा कार्ड नंबर डालो, एक्सपायरी डेट डालो, कार्ड होल्डर का नाम डालो, उनसे सीवीवी डालो और पे पे क्लिक करो, ओटीपी जाएगा, ओटीपी लो और पेमेंट प्रोसेस कर दो, ठीक है। तो एक तीसरा मेथड हमारे पास क्या आया था, ये कार्ड के थ्रू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको कार्ड नंबर एंटर करना है। ये कार्ड डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होगा तो फीस लगेगी, डेबिट कार्ड होगा तो कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपको समझ में आ गया पेमेंट करने का, ई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन मेथड है। हम कंपनी क्या काम करते हैं, हम तो क्लाइंट को क्या करते हैं, एनी अदर पेमेंट पे जाके क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसको बोल देते हैं कि जो 8,000 रुपए का भैया अमाउंट है, 8,000 रुपए क्या है, 10,000 से नीचे होना चाहिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी मान लो 4,500 यहाँ बन रही है, ठीक है, और इतनी लायबिलिटी 4,500 यहाँ बनती है, 9,000 रुपए। तो ये मैं चलान में डिटेल डालने के बाद, ठीक है, मैं ओवर द काउंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ओवर द काउंटर सिलेक्ट करने के बाद मैं इनमें से कोई भी बैंक है तो मैं कहता हूँ मेरे बगल में ना फेडरल बैंक है, ठीक है, या क्लाइंट के एड्रेस के बगल में फेडरल बैंक है, ठीक है। तो उनका अकाउंट तो किसी और बैंक में, उनमें इंटरनेट बैंकिंग में फैसिलिटी भी नहीं उनके पास, लेकिन उनके बगल में फेडरल बैंक है। यहाँ पे कैश सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं चलान जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा चलान जनरेट हो जाएगा, सीपीआई नंबर आ गया, चलान की जनरेशन डेट आ जाएगी, चलान की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, यानी इस क्लाइंट को ये 22/5/2025 से पहले ये चलान जमा कराना है, ठीक है। और ये आ रहा है 9,000 रुपए का कैश पेमेंट ओवर द काउंटर फेडरल में, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये डिटेल ये मैं उसको भेज दूंगा अपने क्लाइंट को, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। और फॉर्म जीएसटी पीएमटी 0706 पेमेंट चलान सी रूल 87 सब रूल 2 चलान फॉर डिपोजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स
सीपीआई नंबर ये आ रहा है, चलान की जनरेशन डेट ये आ रही है, एक्सपायरी डेट ये आ रही है, ठीक है। इस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में चलान डिपोजिट हो रहा है कितने रुपए का, सीजीएसटी में 4500 का और एसजीएसटी में 4500 का, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट 9000 आ गया। और पेमेंट सिलेक्टेड कौन सा है, ओवर द काउंटर है, और कौन से बैंक यहाँ सिलेक्टेड है, फेडरल बैंक, यानी कि सिर्फ ये फेडरल बैंक में जा सकता है क्योंकि आपने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और पेमेंट मोड क्या है, कैश। अब यहाँ पे क्या करोगे, बाकी डिटेल आप फिल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिटर, जो भी बंदा डिपॉजिट करा रहा है कैश, उसका नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन उसका क्या है, कंपनी में मैनेजर है, पार्टनर है, या आप क्लाइंट के भी पे आप जमा करा रहे हो, ठीक है, उसका सिग्नेचर और डेट, ठीक है। अब ये चीज आप भर के दे दोगे, साथ में यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल देना अपना जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे पेड इन्फॉर्मेशन में जीएसटी नंबर डाल देना, टैक्स पेयर नेम डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद की डिटेल आप छोड़ दोगे, ये वाला पेपर और बैंक को कैश कितने रुपए का, 9000 रुपीज का कैश, ये उनको दोगे, ये आपको क्या करेंगे, ठप्पा रिसिप्ट लगा के आपको दे देंगे पेमेंट करके, और इसमें फिल कर देंगे क्या, यूटीआर नंबर, ठीक है। यूटीआर नंबर डाल देंगे और सिन नंबर डाल देंगे और पेमेंट की डेट डाल देंगे और बैंक अकाउंट डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम 2 से 4 घंटे के अंदर में, जैसे ही आपको वो ये सारी डिटेल दे देते हैं, मैक्सिमम 2 से 4 घंटे के अंदर में आपके पास अमाउंट कहाँ आ जाएगा, आपके कैश लेजर में। जब आप अपना कैश लेजर चेक करोगे तो आपका कैश लेजर में वो अमाउंट आपको रिसिप्ट हो चुका होगा, आपके बैलेंस के अंदर में वो दिखाएगा कि आपकी आपकी जो बैलेंस है वो बढ़ गई है, बैलेंस अब हो गया 9070 रुपए का, ठीक है, समझ गए। हाँ जी सर। तीसरा जो मेथड है हमारे पास है वो एनएफटी आरटीजीएस का है। वापस से चलते हैं, यहाँ भी हम ऑफलाइन मोड चूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर मोड पेमेंट सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड पे सिलेक्ट करते हैं, और मान लो हमने डाल दिया कि अब हमारा जो मान लो वो है 15000 रुपए का सीजीएसटी का, यही पे कराना है मुझे, ठीक है। लेकिन मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग में नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग है लेकिन मेरी बैंक लिस्टेड नहीं है, यूपीआई भी यूज नहीं करता हमारा कंपनी, और ना ही वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। और पेमेंट कितना है, 10,000 से ज्यादा है, तो इसमें अब कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूंगा और चूज करूंगा नेफ्ट और आरटीजीएस। अब मुझे उनको यहाँ पे करने के बाद मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि अपने क्लाइंट से पूछो सर आपका बैंक कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। उन्होंने बोला कि मेरा अकाउंट जो है ना वो कर्नाटका बैंक में, ठीक है। कौन से बैंक में, कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका आ गया, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक सिलेक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ पे इंडिया की जितनी बैंकिंग सिस्टम में बैंक है वो सारे के सारे यहाँ लिस्टेड है, ठीक है। उन्होंने बोला मेरा कर्नाटका में अकाउंट है, तो कर्नाटका को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसको यहाँ से क्या करोगे, चलान जनरेट कर लोगे। ये चलान जनरेट हो गया, ठीक है। अगेन पेमेंट मोड क्या आ रही है, नेफ्ट आरटीजीएस डिटेल आ रही है, यहाँ पे 15000 का सीजीएसटी में है। पेमेंट मोड आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पे क्या आ रहा है, केआरबी कर्नाटका बैंक लिमिटेड, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ये, और बेनिफिशियरी आईसी, उसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है। अब ये तो आपकी इंफॉर्मेशन है, वही आ रही है पीएमटी 06, ठीक है। 15000 का आ रहा है अमाउंट। यहाँ पे अब कौन सा ऑप्शन आ गया, नेफ्ट का, बैंक रिमिटेंस नेम कर्नाटका बैंक, जीएसटी, बेनिफिशियरी सीपीआई नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है मेरे चलान के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जीएसटी, पीएमटी, अमाउंट 15000, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिटर की पर्टिकुलर डिटेल भर दोगे, कौन जमा करा रहा है इस अमाउंट को, नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर एंड डेट, और पेड चलान की इंफॉर्मेशन जैसे उसका जीएसटी नंबर डाल दो, टैक्स पेयर नेम डाल दो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चेक देना है, कितने रुपए का, 15000 रुपए का, ठीक है। योरसेल्फ एनएफटी आरटीजीएस का, योरसेल्फ एनएफटी आरटीजीएस का एक चेक देना है, ठीक है। कितने रुपए का, 15000 रुपए का। और इस चलान के साथ वो चेक कॉपी अपने बैंक को दे देनी है कि भैया ये चलान पे कर लो। वो क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट से 15000 रुपए डिडक्ट कर लेगा, और डिडक्ट करके इस चलान को पे करके आपको यहाँ पे अगेन यूटीआर नंबर दे देगा, ठीक है, और सिन नंबर दे देगा। अगेन इस केस में भी 2 से 4 घंटे के अंदर अमाउंट कहाँ जाएगा आपके पास, आपके कैश लेजर में आ जाएगा जी, आपके कैश लेजर में अमाउंट आपका वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और आप उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको टैक्स पेमेंट के लिए यूज करना है, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। यस सर। अब यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, चलान से रिलेटेड, चलान के पेमेंट से रिलेटेड, चलान क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए।
कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। कोई क्वेरी नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा अब कि अगर जैसे कि आपके पास यहाँ पे सपोज करो पेमेंट कितनी है, 20 रुपए का आईजीएसटी हेड में पड़ा हुआ है, सीजीएसटी में टैक्स हेड में 10 रुपए पड़ा हुआ है, एसजीएसटी के टैक्स हेड में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना है आपस में, ठीक है, आपस में पेमेंट ट्रांसफर करनी है कि मुझे जरूरत है आईजीएसटी हेड में 20 रुपए की और सपोज करो पेमेंट करने की, तो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है फीस, लेट फीस में, और मुझे लेट फीस अभी कोई जरूरत नहीं है पे करने की, तो मैं ये पैसा इस हेड से निकाल के इस हेड में कैसे लेके जाऊंगा, ये हम इस अगली क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर अमाउंट विद इन द सेम जीएसटी नंबर, और इस फॉर्म के थ्रू एक हेड से, एक टैक्स हेड के मेजर माइनर हेड से दूसरे टैक्स के माइनर हेड में पैसे को ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर सिस्टम पूरा कैसे चलता है वो इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। और फिर बाकी कैश लेजर को समझाऊंगा, कैश लेजर में क्या चीज है, कैसे बैलेंस वगैरह आप देखोगे, पुराने चलाने हिस्ट्री वगैरह कैसे देखोगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। फाइनल आप किसी को कोई क्वेरी आज की क्लास से रिलेटेड? कोई क्वेरी नहीं है? नहीं सर। आशुतोष की क्वेरी है, गुड इवनिंग सर, कैन बी पे द चलान विदाउट फाइलिंग R1? आप बिल्कुल पे कर सकते हैं चलान R1 एंड सर वी कैन बी पे द चलान सेम टाइम व्हाइल फाइलिंग द 3B और नोट, बिल्कुल कर सकते हो आप। चलान बिना R1 के भी पे कर सकते हो डायरेक्टली, चलान के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, जब 3B फाइल करो उसमें आपके पास 3B में डायरेक्टली आएगा सेटलमेंट करते समय कि कितना अमाउंट आपको पे और कैश लेजर के थ्रू करना है, तो डायरेक्टली वहां से भी चलान क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैंने इसमें करके दिखाया था आपको 3B में, फिर डायरेक्टली हम चलान को सेटल करते हैं, टैक्स को सेटल करते हैं, तो चलान अमाउंट वहां पे आता है कि आपको कितना पे करना है, उसको डायरेक्टली वहां से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी किसी को कोई नहीं है ना? नो सर। नो सर। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। क्रेडिट लेजर ये वो लेजर होता है जो आपके इनपुट टैक्स का है, यानी कि जब हम परचेज करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, तो जो अपने टैक्स सामने वाले पर्सन को दिया है वो मुझे एज ए इनपुट रिसीव होता है, और वो सारा कहा जाता है हमारे क्रेडिट लेजर में जाता है। और कैश लेजर का मतलब जो अभी हमने चलान पे किए हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, हमारे कैश लेजर से जाते हैं, कैश लेजर में आते हैं, और वहीं से जब हम अपने रिटर्न्स की लायबिलिटी को खत्म करते हैं, ठीक है, तो हमारे कैश लेजर से आउट हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।